रोहित हेयर। अगर आज आपने न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा तो आपको उसमें एक हेडलाइन मिला होगा कि एकोमोडेटिव पॉलिसी हैज सर्व्ड अस वेल। आरबीआई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा जी का ये स्टेटमेंट है कि जो एकोमोडेटिव पॉलिसी, जिसको हिंदी में आप उदार बोलेंगे, उदार नीति या उदार स्टांस, जो हमने उदार स्टांस एडॉप्ट किया उसने हमें बेनिफिट किया है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट किया है। तो चूंकि ये आरबीआई डिप्टी गवर्नर का स्टैंस है और इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, आप अपने सिविल सर्विस एग्जाम में आइदर यू आर राइटिंग द स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, यू नीड टू बी फैमिलियर विद दिस टर्म्स। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एकोमोडेटिव स्टांस ऑफ द आरबीआई का मतलब क्या होता है। क्या होता है एकोमोडेटिव स्टांस? अगर आप ध्यान से देखो तो एकोमोडेटिव स्टांस जो है, इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ द रेपो रेट। ये पूरा डिस्कशन रेपो रेट के अबाउट रिवॉल्व करेगा। रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट बोलते हैं। क्यों? जो भी पॉलिसी होती है वो रेपो रेट के अलोंग ही रिवॉल्व करती है, इसलिए इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। तो एकोमोडेटिव स्टैंस हैज एवरीथिंग टू डू विद द रेपो रेट। इन लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट रेपो रेट इज। आज उसको हम लोग देख लेंगे और एकोमोडेटिव पॉलिसी को कवर कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि व्हाट इज एकोमोडेटिव स्टांस। अगर आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि हमने एकोमोडेटिव स्टांस लिया है, तो व्हाट डज एकोमोडेटिव स्टांस मींस? एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये होता है कि रेपो रेट को या तो हम लोग जितना है, अभी रेपो रेट 4% है, या तो हम रेपो रेट को 4% रखेंगे या 4% से कम करेंगे, या 4% जो अभी रेपो रेट चल रहा है वही रखेंगे या उससे कम करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि रेपो रेट हमने अगर आरबीआई गवर्नर या डिप्टी गवर्नर ने कहा कि हम एकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे, तो मार्केट को हमने सिग्नल दे दिया कि पैसा जो है इजीली अवेलेबल रहेगा। कैसे रहेगा वो अभी हम लोग देख लेते हैं। पैसा इजीली अवेलेबल रहेगा, और जब पैसा इजीली अवेलेबल रहेगा तो हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। चीप क्रेडिट अगर अवेलेबल रहेगा तो ग्रो करेगा। पर इसके साथ दिक्कत क्या होता है, एकोमोडेटिव स्टांस के साथ क्या होता है कि इट लीड्स टू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। वो महंगाई लाता है। कैसे लाता है अभी बता देता हूं आपको। तो कहने का मतलब है कि आपको पहला चीज समझने की जरूरत होगी कि रेपो रेट क्या है। उसके बाद हम लोग को समझना होगा कि रेपो रेट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि रेपो रेट का इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है। ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला बात तो ये कि जब भी हम कहते हैं कि एकोमोडेटिव स्टांस ऑफ द आरबीआई, इसका मतलब या तो जो भी रेपो रेट है वो रेपो रेट को मेंटेन करेगा आरबीआई, या फिर रेपो रेट को कम करेगा। अगर आप देखें तो यूजुअली जो आरबीआई रेपो रेट को जो चेंज करती है, यूजुअली 2 मंथ में एक बार चेंज करती है। उसकी बैठक होती है, वो जो डिसाइड कमिटी करती है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे लिखिएगा। उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना देंगे। जो भी टॉपिक पे आपको दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहला बात ये होता है कि व्हाट इज अ रेपो रेट। रेपो रेट इन अ सिंपल टर्म्स, इट इज द रेट ऑफ अ इंटरेस्ट चार्ज टू द कॉमर्शियल बैंक who borrow the money from the RBI। उदाहरण के तौर पर देखें कि ये SBI का बैंक है और ये मैं हूं। अगर मुझे पैसा चाहिए SBI से, लोन चाहिए शिक्षा के लिए, तो SBI हमें लोन देगा। जब SBI लोन देगा तो वो हम पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, कहता है कि एजुकेशन लोन पे मानते हैं कि 10% हम सूद लेंगे। साथ में क्या करता है कि वो उसी को लोन देगा, यूजुअली बोलेगा कि अपने घर का कागज पत्तर लाओ, कुछ गिरवी रखो, जमीन का गिरवी रखो। क्यों? कि अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं, मैं लोन नहीं देता हूं, तो उस चीज को वो बेचकर अपना लोन को पूरा कर लेगा। तो SBI ने मुझे कैसे पैसा दिया? एक सूद पर दिया, एक इंटरेस्ट पर पैसा दिया। साथ में क्या डॉक्यूमेंट लिया? वो जमीन का कागज पत्तर लिया। उसी तरह से ये SBI को पैसा कहां से मिल रहा होगा? SBI पैसा तो छापता नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है RBI, जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंकर्स का बैंक है। जिस तरह से हमारे और आपके लिए SBI बैंक है, ICICI बैंक है, उसी तरह से हर बैंक का जो मालिक है, हर बैंक का जो हेड है, हर बैंक जिससे पैसा उठाता है वो है RBI।
तो एसबीआई आरबीआई से पैसा मांगेगा। जिस तरह से एसबीआई ने मुझे पैसा दिया सूद पर, इंटरेस्ट पर, उसी तरह से जब एसबीआई आरबीआई से पैसा मांगेगा तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई एसबीआई पर, उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। यही रेपो रेट है। वही मैं लिखा हूं कि इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू द कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक है हु बोरो द मनी फ्रॉम द आरबीआई। हमने क्या बताया कि जब एसबीआई हमको पैसा देता है तो हमसे बोलता है कि जमीन का कागज दो, पत्थर दो, घर का चीज दो, कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इस जमीन को ले लूंगा। उसी तरह से आरबीआई एसबीआई को ऐसे पैसा नहीं देगा, बोलेगा कि तुमको एक कुछ कागज देना होगा एज अ टोकन ऑफ प्रूफ, एज अ टोकन ऑफ कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं लूंगा। जो चीज एसबीआई या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को सबमिट करते हैं पैसा उठाने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को आप कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको जी से करते हैं। गवर्नमेंट जो पैसा उठाती है, आप समझिए कि एक डॉक्यूमेंट है, उस पर पैसा लिखा हुआ है कि इतना पैसा मैं एसबीआई को दूंगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करेंगे आरबीआई के पास और आरबीआई इनको पैसा देगा। अगर बैंक नहीं पैसा देती तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर आरबीआई अपना पैसा रिकवर कर लेगा। अगर ये एसबीआई पैसा लौटा देगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। बस वही जमीन वाला सिस्टम है, जमीन वाला कागज पत्थर है। यही है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक बोरोज द मनी फ्रॉम द आरबीआई। तो कैसे क्या होता है, ये आरबीआई है, ये बैंक है, पैसा आरबीआई ने दिया, एवज में गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लिया, ये पैसा लौटाएंगे, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेंगे। पर होता क्या है, अब देखो कि ये आपका आरबीआई है, ये आपका एसबीआई है और मैं एक ग्राहक हूं, ठीक है। अगर एसबीआई 100 रुपया का लोन लेता है आरबीआई से, आरबीआई मानते हैं कि 5% का सूद लेता है, तो ये 100 रुपया एसबीआई को कितना में पड़ा, 105 रुपया में, ठीक है। 100 रुपया उठाने के लिए एसबीआई ने कितना खर्च किया, 5 रुपया। मानते हैं कि एसबीआई को अपने इंप्लॉय को पैसा देना होगा, बिजली देना होगा, किराया देना होगा, सब चीज का खर्चा मानते हैं कि 5 रुपया पड़ा एसबीआई को। एसबीआई जो मैं हूं, मानते हैं मेरा नाम रोहित है, तो मुझे कितना में देगा, 105 रुपया में तो उठाया, 4 रुपया उसका खर्चा हुआ, 1 रुपया वो प्रॉफिट जोड़ा होगा, तो मुझे वो लोन 110 रुपया में दे रहा है, ठीक है। अगर आरबीआई, और ये जो 5% क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द रेपो रेट। अभी मैंने आपको बताया कि जो पैसा उठाते हैं एसबीआई या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से, वही रेपो रेट कहलाता है। अगर मैं मानता हूं कि आरबीआई कह रहा है एसबीआई को कि भाई ऐसा है कि जो तुम 100 रुपया हमसे लोन ले रहे हो, अब मैं 1% के सूद पर तुम्हें पैसा दूंगा, तो अब एसबीआई को कितना में ये पड़ रहा है, 101 रुपया में। 4 रुपया उसका ऑपरेशन का खर्चा आता है, 1 रुपया वो प्रॉफिट जोड़ता है, तो मतलब यहां पर हमको कितना में दे रहा है, वो 106 रुपया में। जो पैसा हमको पहले 110 रुपया में मिल रहा था, अब वो पैसा 106 रुपया में मिल रहा है। ये कब हो रहा है, जब रेपो रेट घट रहा है। इसका मतलब कि अब पैसा हमको आसानी से अवेलेबल है। जब पैसा हमको आसानी से अवेलेबल है, इसका मतलब उद्योगपति को बहुत सस्ता दर में अवेलेबल है। जब सस्ता दर में उद्योगपति को अवेलेबल है, आप एक जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, उद्योगपति उद्योग लगाएगा। जनरल पब्लिक क्या करेगा, कार खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको खरीदना स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो चीज पहले 110 रुपया में उसको लोन मिल रहा था, अब 106 रुपया में लोन मिल रहा है। जब इन्वेस्टमेंट होगा, कार खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जॉब का क्रिएशन हो रहा है। उद्योग लगेगा तो जॉब का क्रिएशन हो रहा है। जब जॉब का क्रिएशन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, फिर जनता के पास पैसा आ रहा है। जनता के पास पैसा आ रहा है, फिर वो कार खरीदेगा, फ्लैट करेगा और इकोनॉमी को रन करेगा, और इस तरह से आर्थिक विकास होगा। इसका मतलब कि जब भी आरबीआई रेपो रेट को कम करना चाहता है या कम करता है, इसका मतलब वो पैसा को सस्ता मार्केट में अवेलेबल करता है। जब पैसा सस्ता मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कार बढ़ेगा, सब चीज़ का खरीद बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट ड्यूरिंग द स्लो डाउन, अगर अभी जो स्लो डाउन चल रहा है
तो रेपो रेट को आरबीआई क्या करता है, घटा देता है। जब रेपो रेट को घटाएगा, पैसा सस्ता अवेलेबल रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है रेपो रेट के साथ, क्या है कि जब भी रेपो रेट कम होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ जाता है। अब देखिए, एक मैं पेन का मैन्युफैक्चर हूं, इस पेन का दाम कौन तय करता है, हम और आप नहीं तय करते हैं। इस पेन का दाम जो है मार्केट तय करता है, डिमांड और सप्लाई तय करता है। मैं एक पेन बनाया, इस पेन का नाम है एक्स। पहले जब पैसा महंगा था तो इसको खरीदार करने वाले एक आदमी थे। अब जब पैसा सस्ता हो गया है, 106 रुपया हो गया है, तो भाई जब पैसा महंगा था तो कम लोग लेना चाह रहा था। अब पैसा सस्ता हो गया, ज्यादा लोग लेना चाह रहा है। जब ज्यादा लोग लेना चाह रहा है तो इस पेन के खरीदार के मानते हैं 3 आदमी हो गए। पहले एक आदमी खरीदार था, या मानते हैं पहले 2 आदमी खरीदार था। पहले आदमी ने कहा कि इस पेन को मैं 2 रुपया में लूंगा, दूसरे आदमी ने कहा कि इसमें पेन को 3 रुपया में लूंगा। तो यह मेरा पेन कितने में निकल रहा था, 3 रुपया पेन का दाम हो गया। पर अब 3 आदमी हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि पहले लोन सस्ता था, पहले लोन 110 में मिल रहा था, आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, अब लोन 106, वही चीज 106 में मिल रहा है, मतलब लोन ज्यादा लोग ले रहे हैं। जब 106 हो गया, जो चीज 110 का था, अब 106 में ही लोन मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि अब 3 से ज्यादा आदमी हो गए, 3 आदमी, 4 आदमी। तो जो थर्ड आदमी है वो कह रहा है कि मैं इस चीज को 4 रुपया में लूंगा। तो जो पेन कल तक 3 रुपया में मिल रहा था, अब एक नए आदमी के आने के कारण, उसके पास पैसा उपलब्धता के कारण, अब वो कह रहा है कि मैं 4 रुपया में पेन लूंगा या 5 रुपया में पेन लूंगा। तो जो पेन का दाम कल तक 3 रुपया था, वही पेन का दाम अब 4 रुपया हो गया है। इसका मतलब कि जब जनता के पास पैसा ज्यादा होगा, अगर आप इसको दैनिक दिनचर्या में भी देखें कि अगर जो बोली लगता है, अगर पैसा आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा बोली लगा देंगे। जनता के पास अगर पैसा ज्यादा होगा, थंब रूल है, तो महंगाई ज्यादा होगा। ठीक है, महंगाई ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो जब जब रेपो रेट कम होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, जनता के पास पैसा ज्यादा जा रहा है, क्योंकि जनता के पास लोन सस्ता हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बूस्ट हो रहा है, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बूस्ट हो रहा है। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जनता से पैसा खींच रहा है आरबीआई, जनता को महंगा पैसा दे रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कर जाएगा और इन्फ्लेशन गिर जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए जब भी महंगाई होता है तो आरबीआई को आप देखेंगे, अगर महंगाई मार्केट में है तो आरबीआई क्या करेगा, जनता को लोन महंगा, मतलब इस कॉमर्शियल बैंक के थ्रू लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा मतलब जनता से आपने पैसा को खींच लिया। तो इन्फ्लेशन के समय आप देखते हैं कि जो रेपो रेट है उसको आरबीआई बढ़ा देता है। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन को कम करना है तो रेपो रेट बढ़ा देगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को आरबीआई को बूस्ट करना है तो रेपो रेट को बढ़ाता है, पर जैसे रेपो रेट को बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और यही आरबीआई का टास्क है कि एक तरफ आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, और इसी तरह से वो स्टांस अपना लेता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसी के लिए बना है कि यू नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। पर आरबीआई का एक चीज याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ आरबीआई का मुख्य जिम्मेवारी नहीं है। आरबीआई के उसके आरबीआई एक्ट में ये मेंशन्ड है कि आपको इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में ही रखना है। अगर आरबीआई नहीं रखता है, उसको मैंडेटेड है आरबीआई एक्ट में कि यू विल हैव टू कीप द इन्फ्लेशन बिटवीन 4 ± 2%। और ये जो कमिटी जो इस पर रिकमेंड की थी उसका नाम है उर्जित पटेल कमेटी। जो उर्जित पटेल हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उनका रिकमेंडेशन था कि 4 ± 2% में होना चाहिए, मतलब 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। और पार्लियामेंट ने इस चीज़ को अमेंड करके कर दिया है कि आरबीआई को ये चीज़ मेंटेन करना ही है। तो आरबीआई इज इन सच अ स्लिपरी पोजिशन कि एट वन इंस्टेंस इट हैज़ टू टैकल द इकोनॉमिक ग्रोथ, एट द सेम इंस्टेंस इट हैज़ टू कीप द इन्फ्लेशन इन चेक। द पॉइंट इज, क्यों दिक्कत हो रही है, आई विल रीइटरेट दिस, कि अगर रेपो रेट को आरबीआई कम करता है, इसका मतलब ये हो गया
कि मार्केट में पैसा इजीली अवेलेबल है। जब पैसा इजीली अवेलेबल है तो कोई भी इंडस्ट्री तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब पैसा चीप अवेलेबल है, तब इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो गया। पर जब पैसा ज़्यादा अवेलेबल होता है मार्केट में तो इन्फ्लेशन हो जाता है, तो इन्फ्लेशन भी बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट गिराएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी कपल्ड विथ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को अगर उसको टारगेट करना होता है तो रेपो रेट को वो इंक्रीज कर देता है, तो इन्फ्लेशन गिर जाएगा। पर याद रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिक्रीज करने लगता है क्योंकि लोन महंगा हो जाता है। ठीक है, तो यही है एकोमोडेटिव स्टांस। एकोमोडेटिव स्टांस का हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है इन्फ्लेशन बढ़े तो बढ़े, पर अभी हमारे लिए जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के समय हमारा जीडीपी गिर गया था। तो जीडीपी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई एकोमोडेटिव स्टांस को फॉलो कर रही है। थैंक यू वेरी मच।